हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो तथ्यों के विश्लेषण का। तो लास्ट पॉइंट पर हम लोगों ने देखा था कि कुछ चीजें समझे थे और उसमें तथ्यों के विश्लेषण को लेकर के अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तथ्यों का विश्लेषण का जो एक क्रम है वो किस तरीके से होता है, उनका विश्लेषण कैसे आवश्यक है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो देखो यहाँ पर यह है कि तथ्यों का विश्लेषण और उनका हम सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन अगर जब तक नहीं करते हैं तब तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करता है इसका एक क्रम अगर हम लोग देख लें तो कोई भी अनुसंधान करता, कोई भी रिसर्चर, ठीक है, अपनी विषय वस्तु के अनुसार, ठीक है, उसका एक क्रम है, या जो भी वो समस्या विषय वस्तु को चुनाव किया है वो सबसे पहले क्या करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। ठीक है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद ही तुरंत अपने मन में एक प्राकल्पना, एक हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कि हमें क्या क्या करना होगा, मतलब वो मन में बनाता है। वो हाइपोथेसिस अप्रूव्ड भी हो सकती है, डिसअप्रूव्ड भी हो सकती है, और कई हाइपोथेसिस बन सकती हैं। एक रिसर्च में कई प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोविड-19 के प्रसार ने लोगों की जिंदगियों को सुधारा, इकोनॉमी को डुबोया, इकोनॉमी को अपडेट किया, या मान लीजिए कि भारतीय वस्तुओं का व्यापार बढ़ा, या भारतीय वस्तुओं का मांग बढ़ी। ठीक है, मतलब जो इस प्रकार, या इम्यूनिटी सिस्टम चेक हुआ, या भारत जो अमेरिकन मंशा थी कि अमेरिका में लोग सबसे ज्यादा और सुरक्षित है, इस प्रकार के भ्रम टूटे। ठीक है, या भारत की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है अपेक्षाकृत अन्य देशों के। तो ऐसे ऐसे ये जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर द हाइपोथेसिस ओनली। ठीक है, तो हाइपोथेसिस अप्रूव्ड होंगी या नहीं होंगी ये रिसर्च के बाद में पता चलता है। ठीक है, तो विषय वस्तु बना, संबंधित साहित्य का अध्ययन किया कि क्या उससे संबंधित किसी ने अध्ययन या इस प्रकार की महामारी का कभी अध्ययन हुआ है या नहीं हुआ है, फिर हाइपोथेसिस बनी, और फिर उसके बाद में अनुसंधान प्ररचना बनता है, रिसर्च डिजाइन। देखो छात्रों, ये क्या होता है, ऐसे तो मेरे जो इसमें प्रीवियस ईयर के लेक्चर पढ़े हुए हैं, उन प्रीवियस लेक्चर जो हैं उस पर आप जा करके फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो इन पे मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, कि कैसे क्या होता है। डिजाइनिंग का मतलब होता है परफेक्ट। जब जब आप एक जैसे कल्पना करते हैं कि आपका एक मकान हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्राकल्पना कहलाता है। ठीक है, और उसमें ये चीजें हो, इस जगह पर हो, तो ये प्राकल्पना। लेकिन प्ररचना क्या होता है, जब कोई आर्किटेक्ट बिल्कुल फाइनल कर देता है, मतलब आपने अपना जो फील्ड है, क्षेत्र है, सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया, तो वो बिल्कुल एक एक चीजें, यानी किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, कितनी चीजें होंगी, कौन सी मेथोडोलॉजी होगी, ठीक है, टेक्निक कौन सी होगी, कौन सी सैम्पलिंग करेंगे, फील्ड एरिया क्या रहेगा, जब बिल्कुल फिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज द रिसर्च डिजाइनिंग। तो उसको हम रिसर्च डिजाइनिंग, सामाजिक अनुसंधान जो भी प्ररचना के अंतर्गत उसको कहेंगे। फिर क्या है, अब जो भी उसके पास में, यानी हम डिजाइनिंग के अंतर्गत, प्ररचना के अंतर्गत हमारे टूल्स और टेक्निक भी डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, किस टूल टेक्निक से लेकर के और किस फील्ड में, जो फील्ड एरिया है वो भी डिसाइड है, और हम तथ्यों के संकलन की ओर चले जाते हैं। फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो जब भी डेटा आता है छात्रों, तो जो डेटा कलेक्शन होता है एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, याद करिए वो रॉ मटेरियल है, और उसी रॉ मटेरियल से फिर क्या होता है कि हम उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, यानी अब हम तथ्यों के विश्लेषण की बात करते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग आए थे और यहीं पर हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट किया। तो जब डेटा एनालिसिस की बात होती है, तथ्यों के विश्लेषण की बात होती है, तो तथ्यों के विश्लेषण के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके क्या प्रोसेस होते हैं। देखो, तथ्यों का विश्लेषण पर एक पीवी यंग महोदय हैं, रिसर्च पर इन्होंने बहुत सारे काम किया, कभी कभी इस पर टिप्पणी भी आती रहती है इनके कुछ शब्दों को लेकर के। तो यंग महोदय कहते हैं कि ये जो डेटा एनालिसिस है, यानी तथ्यों का विश्लेषण है, ये क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च है। क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का सृजनात्मक पहलू है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या मतलब पीवी यंग कहते हैं कि सृजनात्मक। अब यहाँ पे कभी कभी कुछ शब्द आते हैं, सृजनात्मक पहलू की बात करता है, यानी कि ये सृजनात्मक है। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ इंग्रेडिएंट आपने कुछ चूज कर लिया। सपोज करिए कि माने आपने इंग्रेडिएंट में आपने राइस का चूज कर लिया, या मान लीजिए आपने व्हीट ले लिया, गेहूं। ठीक है,
और यही गेहूं से आपने देखा होगा कि आटा भी बनता है, बाद में ब्रेड बन जाता है, पराठे भी बनते हैं, रोटियां भी बनती हैं और मतलब केक भी बन जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। मालपुआ भी बन जाता है, पूड़ी भी बनती है, सब कुछ मतलब, और ये सब सारी चीजें गेहूं से ही बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, गेहूं एक ग्रेडिएंट के रूप में यूज हो गया, यानी ये कच्चा माल है। आप इस ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या क्या चीजें वहां से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्रिएटिव चीजें, देखते नहीं है कुछ लोग इन्हीं चीजों को बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जब आप इन्हीं का मालपुआ खाते हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, फिर आप उसमें टाइट और कड़ी कड़ी रोटियां खाते हैं तो कुछ खराब भी लगता है, फिर पराठे खाते हैं तो बहुत आनंद आता है। ये क्या है, ये क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ वीट है, और इसी तरीके से रिसर्च के अंदर में कच्चा माल आप फील्ड पे जाते हैं और सारे डेटा का सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आते हैं, लेकिन उस कलेक्शन से क्या निकालेंगे, क्या बनाएंगे, ये क्रिएटिविटी कहलाती है। इसीलिए किसी भी रिसर्च का ये क्रीम पॉइंट होता है, ये क्रिएटिव पॉइंट होता है, क्योंकि इसके पहले की चीजें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन वो डेटा सामने रखा रहे। जैसे मैथ के सारे फार्मूले आपके सामने हों, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना और क्या बनाना है, ये क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। जैसे इस पे मैं छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा कि सबको पता है कि किचन हमारे सामने होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि घर में गृहिणी नहीं है तो किचन आपके सामने, और उस किचन के अंदर में समस्त प्रकार की वस्तुएं रखी हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं कि जब वहां से अच्छी और क्रिएटिव चीजें बना करके खा पाते हैं, और मतलब अदरवाइज खिचड़ी बना करके काम चला लेते हैं। तो ये हमारा कहने का जो तात्पर्य था कि सारी चीजें हैं, लेकिन क्रिएटिविटी उसी किचन से क्या बन करके आ रहा है, ये उस रिसर्चर के क्रिएटिव माइंड पर डिपेंड करता है। तो वैसे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, आप कलेक्ट लेकर के करके चले आए हैं, लेकिन उसको आप क्या बनाएंगे, ये तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। तो अब आप लोग सब समझ गए होंगे कि ये क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च क्या है। मतलब मैं इन सब चीजों को इसलिए बता देता हूँ छात्रों कि आप किसी बात को लेकर के संशय में न रहें, ठीक है। मतलब एकदम आपको ग्राउंड लेवल पर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ताकि इसको लर्न ना करना पड़े। मतलब आपको इस लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको लगे कि सर हमें सब पता चल गया और सब चीजें चल गई, हमें इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इवन यहाँ तक कि अगर हम रिसर्च भी करेंगे या रिसर्च कर रहे होंगे तो भी हमें ये सब चीजों का मतलब समझ में आ गया। तो तथ्यों का विश्लेषण क्या मतलब, सीधा सीधा अर्थ क्या होता है तथ्यों के विश्लेषण का मतलब होता है संकलित तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाना। जो संकलित तथ्य हैं, जो भी डेटा आपने कलेक्शन किया उनको मीनिंगफुल बनाना, उसका कोई मतलब निकले, उसी को हम क्या कहते हैं छात्रों, उसी को हम डेटा एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन बनता हुआ कि किसी ने कहा कि तथ्य स्वयं कुछ नहीं कहते बल्कि वे मूक होते हैं, उनका व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मुखारित किया जाता है। मतलब यहाँ पर है एक बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि क्या है, अगर ये आ जाए कि तथ्य का विश्लेषण क्या है, इसको हम कैसे जाने। तो किसी ने कहा, किसी विद्वान ने कहा कि तथ्य स्वयं में, और तथ्य क्या है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पीबीएम में तो कि ये जो है तथ्य स्वयं कुछ नहीं कहते हैं। अगर फैक्ट अगर आप सामने रखे रहे, जैसे किचन में चीजें रखी रहती तो वो स्वयं कुछ नहीं बन जाते, उसी प्रकार से फैक्ट स्वयं कुछ नहीं कहते हैं बल्कि वे मूक होते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। जब उनको हम सिस्टमिक तरीके से एक एडिटिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन कोडिंग करते हैं, टैबुलेशन करके इंटरप्रिटेशन करने का काम करते हैं, तब जनरलाइज होता है, तब वो मुखारित होते हैं, उसी में से कुछ चीजें निकल करके आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसी पे करलिंगर, तो ये भी इनकी भी डेफिनेशन कई बार लिख लिख करके आती रहती है, इसलिए समझ लीजिए कि करलिंगर, इनका नाम करलिंगर महोदय, ये करलिंगर महोदय कहते हैं कि शोध प्रश्नों के उत्तर हेतु जो आपने रिसर्च का टॉपिक रखा है, यानी विषय वस्तु रखी है, समस्या रखा है, उसके शोध प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्यों का वर्गीकरण, जब आप तथ्यों को लेकर के उनको क्लासिफाइड करिए, क्रमबद्धीकरण, उनको क्रम से सजाइए, समन्वय, एक दूसरे से जोड़ने का कोरिलेशन का काम करिए, और संक्षिप्तीकरण, और उनको संक्षिप्त करने का काम करिए, ठीक है, उनको संक्षिप्त करने का काम करिए, यानी उनका संकीर्ण ब्रीफिंग करने का काम करिए। इन संक्षिप्तीकरण ही समंकों का विश्लेषण कहलाता है। तो आज जो बात है कि डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर क्या है, समंकों का विश्लेषण क्या है, करलिंगर इस पर डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो शोध प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्यों का वर्गीकरण, क्रमबद्धीकरण, समन्वय
और संक्षिप्तीकरण ही समन्वय समंकों का विश्लेषण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप माइंड में सेटअप कर लें। तो पीवी यंग महोदय का, कर्लिंगर महोदय का 2-3 चीजें देखो, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब चीजें समझते चले। लेकिन जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, डेटा लेकर के आते हैं छात्रों, तो वहां पर 2-3 चीजें होती हैं और उन चीजों में से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग। दूसरी चीज आ जाती है क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। तीसरी चीज आ जाती है टैबुलेशन, और चौथी चीज आती है इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। अब देखो इतनी चीजें हैं, इन्हीं को हम 1 to 1 करके आपको समझा देते हैं कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। जब आप इनको समझ लेंगे तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है, संपादन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिटिंग का अर्थ क्या होता है, संपादन, ठीक है। अब हम इसको बड़े लेवल पे एडिटिंग को 1 to 1 करके सबको समझना होगा छात्रों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम एडिटिंग को अच्छे से, एडिटिंग मीन्स क्या हो गया, एडिटिंग का मतलब ही हो गया, इसका मतलब हो गया माइन्यूट एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है, समंक है, जो तथ्य हैं, उसका माइन्यूट मतलब बहुत ही सूक्ष्म और केयरफुल एग्जामिनेशन, सतर्कता पूर्व परीक्षण करना। हम डेटा लेकर के आते हैं, लेकिन वो डेटा कितने मतलब कितने आवश्यक हैं, डेटा का कलेक्शन सही किया गया है कि नहीं, जो बातें हमने क्वेश्चन में पूछी हैं वो उसी तरीके से हैं, उसका अर्थ वही था कि नहीं था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में, वो क्या हमारे लिए सुटेबल हैं कि नहीं, उनकी एक्यूरेसी ठीक से है, इनको माइन्यूट रूप से, माइन्यूट सूक्ष्म रूप से और केयरफुली एग्जामिनेशन अगर हम सतर्कता से परीक्षण करने का काम करते हैं तो वो कहलाता है एडिटिंग, संपादन करते हैं। यानी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडिटिंग क्या है, संपादन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनको हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि सुटेबिलिटी होनी चाहिए छात्रों, ठीक है। सुटेबिलिटी का मतलब उपयुक्तता। क्या है इसका मतलब, देखो आप जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर होता है और वो फील्ड में जाता है तो आपको लोगों से बातचीत करता है, तो वो उन घटनाओं को देखने के साथ साथ में और भी तमाम प्रकार की घटनाएं और भी प्रकार की समस्याओं को देखता है। जैसे मान लीजिए कोविड-19 पे अगर हम रिसर्च करने निकले तो ये आवश्यक थोड़ा है कि यही समस्या केवल हमें दिखेगी, कि मात्र केवल ये समस्या दिखेगी कि लोग कोविड से परेशान, उसके अलावा भी तमाम प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, वो भी दिखेंगे, गरीबी से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, वो भी जाएंगे और सामने और तमाम प्रकार की ग्रीन या ग्री कला तमाम प्रकार की चीजों से वो मतलब चीजें देखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, उसी प्रकार के प्रश्न जो डेटा कलेक्ट करके वो क्या हमारे टॉपिक के लिए सुटेबल हैं या नहीं हैं, इसका सबसे पहले हमें पता लगाना होगा। तो एडिटिंग करते समय हम उन समस्त डेटा में से सिर्फ उन्हीं डेटा को ही लेंगे, उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता। तो उपयुक्त होना चाहिए डेटा। दूसरी चीज इसकी विशेषता, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच वन इज द क्वालिटी ऑफ एडिटिंग, ठीक है। तो उसमें ABCD करके दे देता है, या कौन सी क्वालिटी नहीं है करके दे दिया, तो 3-4 दे दिया, उसमें से एक नहीं होगी। तो आप जो जो विशेषताएं हैं उनको देख लीजिए क्या क्या है। दूसरी चीज इसमें क्या आ रही है, एक्यूरेसी, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं शुद्धता, ठीक है। तो जब आप कभी भी कोई भी कहीं पर अगर आप जांच करने चल रहे हैं, मान लीजिए सपोज करिए कुछ भी एडिट करने चल रहे हैं, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसमें आप एक चीज देखने का काम करते हैं कि क्या जो डेटा हमारे द्वारा चुनाव किया गया है क्या वे शुद्ध रूप से हैं, उसमें शुद्धिकरण है कि नहीं है, ठीक है, उसमें शुद्धता का भाव है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जो डेटा आपने चूज किया है उसमें कहीं कोई, क्योंकि गलत डेटा से गलत प्रकार के निष्कर्ष भी निकलेंगे, तो इसमें एक्यूरेसी भी करने का काम होता है। तो एडिटिंग के दौरान एक्यूरेसी भी हम काम करते हैं, और दूसरी चीज सुटेबिलिटी, उन्हीं प्रश्नों का, उन्हीं आंकड़ों का चुनाव करते हैं जो आवश्यक है। तीसरी है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब सुसंगतता। तो सुसंगतता का मतलब होता है कि ये वाला पार्ट उपयुक्तता से मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुसंगत होने का मतलब हो गया कोरिलेट। हम अपने प्रश्नों को, जो भी हम अनुसंधान विषय वस्तु रखें, क्या उससे सुसंगत हैं, या कभी कभी डेटा, जब हम 2 प्रकार के डेटा को कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब ये महत्वपूर्ण पार्ट है कि क्या वो दोनों घटनाएं आपस में कुछ तालमेल उनका बिठाया जा सकता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वे एक दूसरे के विरोधाभासी हो। तो इसीलिए सुसंगतता की जो हम डेटा कलेक्शन करने चल रहे हैं, क्या हमारे रिसर्च में उपयुक्त होगा, इसी को हम कंसिस्टेंसी कहेंगे। दूसरी चीज है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समरूपता। जो हम डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, संपादन के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो उनको हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी हमारे साक्षात्कारकर्ता जो भी हैं, वो जब सूचनाओं दाताओं से अपनी चीजें प्राप्त करने का काम करते हैं, जो आंसर प्राप्त करने का काम करते हैं, क्या उन प्रश्नों का, जो भी प्रश्न या चीजें करेक्ट करते हैं, क्या उनका समान अर्थ लिया जाता है। जैसे सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन आपने किया, ठीक है, तो क्या उसकी वही मीनिंग ली जाती है। जैसे सपोज करिए अगर कहा जाए कि कोविड ने मानवीय जीवन को पर्यावरण के शुद्धिकरण में सहायता की। अगर ये प्रश्न ऐसे कहा जाए कि कोविड-19 ने पर्यावरण को सुधारने में मदद की, सपोज करिए ये अगर क्वेश्चन किया जाए। अब कोई आदमी जो बहुत मार खाया हो और बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है, या कहीं पर गरीबी की हालत में हो और 1400 किलोमीटर पैदल चल करके आया हो और उससे इस प्रकार की बातें की जाएंगी, तो वो इसका अर्थ दूसरा कुछ लेगा। एक नॉर्मल आदमी जो बैठा हो, सांस से पेशेंट हो, वो दूसरा आंसर देगा और भिन्न भिन्न लोग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको समरूपता में का तात्पर्य हो गया कि हमें जो प्रश्न है, हमें जो डेटा है, उनकी क्या समान मीनिंग ली गई है कि नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं जब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अर्थात जो भी क्वेश्चन किए गए हैं वो सब सिविल कोड कंडक्ट फॉलो करते हो, अर्थात उनका समान अर्थ लिया जाता हो, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, कंप्लीटनेस। एक और भी पार्ट आ जाता है कंप्लीटनेस, यानी अपने आप में संपूर्णता होनी चाहिए, परिपूर्णता होनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम कोई डेटा कलेक्शन करने गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आधी अधूरी जानकारी ले ली और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही या कुछ प्रश्नों के आधार पर ही हमने डेटा का कलेक्शन या उनका निस्तारण करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम कोई जानकारी किसी संदर्भ में लें, तो उससे संबंध में समस्त प्रकार की जानकारियां लें। परिपूर्णता होनी चाहिए। तो एडिटिंग के दौरान जब भी एडिटर कभी न्यूज़पेपर में भी एडिट करने का काम करता है, तो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जानकारी ली गई वो आधी अधूरी हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी को लेकर के अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। तो एडिटिंग के दौरान एक काम और भी होता है, कंप्लीटनेस, यानी ये देखा जाए तो एक प्रकार का क्रिएटिव पॉइंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिटिंग करना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। दूसरी चीज है लीगिबिलिटी। लीगिबिलिटी का मतलब, लेजिबिलिटी का मतलब हो गया पठनीयता। जो यहाँ लेजिबिलिटी जो तात्पर्य है वो एक आ जाता है कि पठनीयता। तो लेजिबिलिटी यानी ये पठनीयता का मतलब क्या हो गया कि क्या वो पठनीय है। कभी कभी क्या होता है कि तमाम लोग रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं, तमाम प्रश्नों को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, तथ्यों को एकत्रित करने का काम, लेकिन वे तथ्य ऐसे होते हैं, उनकी भाषा और साथ ही साथ में उनकी लिखावट इस प्रकार से होती है कि उनके अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते हैं, तो जिसके कारण भी समस्या। तो एक अच्छे, अगर कभी कहा जाए कि अच्छे एडिटिंग की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन विशेषताएं, यही उनका उद्देश्य भी है। उसके उद्देश्य है कि पठनीय हो, उसमें संपूर्णता का भाव हो, समरूपता हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। यानी इनको, इनके माध्यम से क्या करते हैं, एडिटिंग का तात्पर्य हो गया कि जो भी रॉ मटेरियल आपके पास में है उसमें आवश्यक काट छांट करना, ठीक है, लेकिन इतनी भी काट छांट ना कर देना, इतनी भी चीजें ना कर देना कि वो अर्थ का अनर्थ हो जाए और पूरी मीनिंग ही ना दे पाए, ठीक है। तो एडिटिंग कर लेते हैं आप, ठीक। अब उसके बाद में जब आप एडिटिंग करने का काम कर लेते हैं, अब आप क्लासिफिकेशन करने का काम होता है, यानी आपको डेटा, शुद्ध रूप से डेटा आपके पास में तैयार हो चुका है। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, उनकी विशेष प्रकार की विशेषताओं के आधार पर उनको भिन्न भिन्न कैटेगरी में डिवाइड करने का काम करते हैं। इस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो अगले पॉइंट पर भी हम लोग इसका
अगला पॉइंट देते हैं, इंपॉर्टेंट काफी है, क्लासिफिकेशन यानी कैटेगराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। जब हम फैक्ट को उनकी विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न कैटेगरियों में भिन्न भिन्न वर्गीकरण करने का कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकृत करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कैटेगराइजेशन ऑफ फैक्ट कहता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव, जब हम क्लासिफाई क्यों करने का काम, मतलब क्या आवश्यकता है कि हम उनको क्लासिफाइड ना क्लासिफाइड करें, उनको सीधे सीधे ही रख दें, तो जरूरत क्या है क्लासिफाइड करने की? देखिए कभी कभी आप भी, अब क्लासिफाइड करने का क्या उद्देश्य है? देखो अभी एनटीए नेट ने जो सिलेबस बनाया, कई हमारे विद्यार्थी दुखी भी रहते हैं। देखो यूनिट 3 के अंदर में उन्होंने संस्था के रूप में कल्चर पूछ लिया, फिर उसके बाद में कल्चर को उन्होंने यूनिट 5 में भी पूछ लिया, यूनिट 10 में कल्चर के नाम पे पूछ लिया। तो जब कल्चर को कई जगहों पर पूछ लिया, या फैमिली मैरिज के अंदर में कल्चर का क्या योगदान रहा, यानी यूनिट नंबर 8 में भी पूछ लिया, तो भाई जब एक ही पार्ट है उसको भिन्न भिन्न एस्पेक्ट में पूछा गया तो वहां दिक्कत हो जाती है। हमें क्या करना है, कोई एक पार्ट हो, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको एक स्थान पर रख दें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, वर्गीकृत कर लेते हैं, अर्थात उनके डेटा को एक स्थान, या कुछ विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए कि डेटा भले ही कहीं पर पढ़ाया गया हो, लेकिन जब वो नोट बनाते हैं तो एक यूनिट नंबर 1 उन्होंने अपना किया, और यूनिट नंबर 1 में जो भी डेटा है उन्होंने अपने हिसाब से उसको आगे, कुछ लोग पेजेस में लिखते हैं और उस पेजेस को अपने हिसाब से सेट करके छोटे छोटे कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी छोटी सी बुकलेट इसकी, छोटी सी बुकलेट इसकी, छोटी सी बुकलेट इसकी, और सारी अलग अलग बुकलेट हो जाती है। ठीक है, और अलग अलग बुकलेट के आधार पर क्या करते हैं, अब वो स्टडी करने का कार्य करते हैं। तो देखो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। क्लासिफाइड करने में क्या, जब हम क्लासिफाइड करते हैं डेटा को, क्लासिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सारणी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, टैबुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य आ जाता है टू हेल्प इन टैबुलेशन। ठीक है, तो टैबुलेशन के फॉर्मेशन में हेल्प करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया नहीं कि आपने डेटा लिया तो मेल है कि फीमेल है कि रूरल है कि अर्बन है, ठीक है, लिटरेट है कि लिटरेट है, वो है क्या, तो टैबुलेशन के माध्यम से हमें टैबुलेशन करने के लिए डाटा को क्या करना होगा, भिन्न भिन्न पार्ट में कैटेगराइज करना होता है। दूसरी चीज है तुलना करने में सहायक भी हो जाता है। ठीक है, तो तुलना करने में सहायक मतलब क्या हो गया, ये टू हेल्पफुल इन कंपैरिजन। जब हम डेटा लेकर के आते हैं कि मान लीजिए इन लोगों ने, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने ज्यादा अध्ययन किया या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज्यादा अध्ययन किया, तो जब भी हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में डेटा कैटेगराइज होना चाहिए ताकि हम इजिली उनका कंपेयर कर सकें। तीसरी चीज विश्लेषण करने में, ठीक है, या मान लीजिए कह दिया जाए कि नेट में मेल की अपेक्षाकृत फीमेल ने ज्यादा परसेंटेज प्राप्त किए या ज्यादा नंबर लाए, इस बार के टेस्ट में मेल की अपेक्षा फीमेल ने ज्यादा नंबर लाए, तो विश्लेषण और व्याख्या करने में भी सहायक है। और संक्षिप्तता, ब्रीफिंगनेस, क्योंकि जब भी हम क्लासिफाइड करेंगे तभी हम उसको ब्रीफ कर पाते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड करते हैं क्योंकि चीजों को भिन्न भिन्न पार्ट में कर करके और उनको क्या करते हैं एक छोटे से पार्ट में करने के लिए, क्योंकि हम आगे चल करके जब भी क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइड करने के बाद में कोडिंग करने का भी काम करते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड कर लिया और क्लासिफाइड करने के बाद में कोडिंग करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग करना हुआ, उनको भिन्न भिन्न कोड में बनाना हुआ, उनको ब्रीफिंग करना हुआ, तो उस दौरान भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और कोडिंग करने में भी हेल्प करता है। अस्पष्टता, इससे क्या होता है कि जो डेटा एक में मिला हुआ है, ठीक है, सभी प्रकार के डेटा जो एक मिले हुए, किसी वस्तु का प्रभाव किन किन लोगों पर कैसे पड़ा, तो अब क्या हुआ, किसका प्रभाव, जैसे सपोज करिए आपने कहा कोविड-19 का निम्न वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर, उच्च वर्ग पर प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव तो सब पे पड़ा, हर कोई कह रहा है कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि किसका किन चीजों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो इसके लिए हमें क्लासिफाइड करना होगा, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड करना होगा। तो इससे जब क्लासिफाइड कर देते हैं तो उससे क्लियरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है कि इनके ऊपर ये वाला प्रभाव पड़ा, इनके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि क्या क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो देखो सामान्यता, एक्सप्लोरेटरी, एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि यहीं पर चर्चा का विषय वस्तु हो गया, तो इसीलिए
कि जब हम जनरली क्या करते हैं, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी मतलब ये होता है, इसको गवेषणात्मक या अन्वेषणात्मक भी कहते हैं, ठीक है। अन्वेषण मतलब हो गया किसी चीज की खोज करने वाला, एक्सप्लोर करने वाला, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद रखें, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ लेने पे याद रहता है, लेकिन मैं हिंदी बताता रहता हूँ। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो अन्वेषणात्मक या गवेषणात्मक रिसर्च है, उसमें जनरली प्राकल्पना नहीं होती है, उसमें हाइपोथेसिस यूज नहीं किया जाता। क्यों? हमें जब पता ही नहीं होता है, जैसे कोई घटना है और उस घटना का क्या कारण है जब हमें पता नहीं होता है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार की प्राकल्पना का निर्माण नहीं करते जनरली। वहां पर क्या होता है, वहां पर प्राकल्पना की जगह पर वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको हम कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण कहते हैं, वहां पर कार्यकारी यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्राकल्पना का जनरली प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्यकारी परिकल्पना या प्राकल्पना का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किया जाता है। और ये कैसे है? ये वर्गीकरण के आधार पर जब हम चीजों को क्लासिफाइड करने का काम करते हैं, तो याद रखिए कि जैसे हम क्लासिफाइड करते हैं अपने डेटा को, मेल फीमेल, ये मध्यम वर्ग, किसान, ये, या सपोज करिए सभी व्यवसायी, तो उसमें किन व्यवसायियों पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ गया, कौन से व्यवसायी बिल्कुल ही बंद हो गए, कौन से व्यवसायों का काम चलता रहा, जैसे कोविड-19 का व्यवसाय पर क्या प्रभाव। अब ऐसे जनरली क्या होता है कि हम आप ये सोचते हैं कि भाई सभी लोग टूटे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए मेडिसिन डिपार्टमेंट का तो अलग प्रकार से प्रभाव पड़ा, किस प्रकार के डिपार्टमेंट का अलग प्रभाव थे, लेकिन उसी में कहा जाए जो चाय पानी नाश्ता और रेस्टोरेंट, तो इनका तो बिल्कुल बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, इनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मतलब क्या है कि जब तक हम एक क्लासिफाइड नहीं करते हैं, जब हम उनको क्लासिफाई करते हैं, व्यवसाय को क्लासिफाइड करने का काम करते हैं, जाति धर्म वर्ग विभिन्न चीजों को जब भी क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तब वहां से कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं, अर्थात वहां पर एक हाइपोथेसिस मन में बन जाता है, ये हो गया तो ये, ठीक है। तो इसी को हम कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खाद्य सामग्री, जैसे सपोज करिए दवाइयों की अपेक्षा खाद्य सामग्रियों के व्यवसाय पर कोविड-19 का ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब ये एक हाइपोथेसिस है, पता नहीं पड़ा कि नहीं पड़ा, ये तो हमें जब हाइपोथेसिस अप्रूव्ड होगी तब पता चलेगा। लेकिन हम एक हाइपोथेसिस, एक वर्किंग हाइपोथेसिस यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की हाइपोथेसिस कब बनी? ये हाइपोथेसिस पहले नहीं बनी, ये हाइपोथेसिस जब हम लोगों ने क्लासिफाइड, या तो मन में ही किया, यहाँ तो जनरली ओरली क्या है कि हम लोगों ने कर लिया, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको डेटा को लेकर के आते हैं और क्लासिफाइड करते हैं, यानी वर्गीकरण के आधार पर ही हम कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से भी जोड़ करके पूछा गया और वर्गीकरण के आधार पर भी जोड़ करके पूछा गया है। अब छात्रों यहाँ पर आ जाता है कि अच्छे वर्गीकरण अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अच्छे, तो सबसे पहले कि शोध समस्या के अनुरूप हो। भाई जब हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, डेटा हमारे पास में सभी हैं, लेकिन जैसी शोध समस्या है उसी के अनुरूप अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, तो हम अपने निश्चित बिंदु तक पहुंच पाएंगे, समस्या का समाधान कर पाएंगे। दूसरी चीज है निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए, जब हम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो है अनएम्बिगियस होना चाहिए, ठीक है। तो अनएम्बिगियस का मतलब हो गया कि एकदम क्लियर कट होना चाहिए जब हम क्लासिफाइड करें। जैसे मान लीजिए आपने कहा महिलाओं, अब जब भी एक टर्म का आपने यूज कर दिया वीमेंस का, तो उस वीमेंस में कई चीजें, उससे छोटी लड़कियां, बड़े, ये, तो इसका मतलब ये हो गया किस आयु वर्ग, आपका किस आयु वर्ग के ऊपर प्रभाव पड़ा ज्यादा। जैसे आपने कहा कि कोविड-19 के आधार पर इतने लोगों की मृत्यु, ठीक है, ये हो गया, लेकिन इसका कौन सा आयु वर्ग ज्यादा प्रभावित रहा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा। तो वहां पर एक अस्पष्टता होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि निश्चित बता दिया गया कि 50 वर्ष प्लस वाले आयु वाले इससे ज्यादा प्रभावित हुए। इस प्रकार के प्रश्नों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो वर्गीकरण करते समय निश्चितता होनी चाहिए, क्लियरनेस होती है और अनएम्बिगियस भी होता है। दूसरा चीज सर्वांगीण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की, सर्वांगीण वर्ग समूह होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सहेसिव कैटेगरी होना चाहिए।
अब ये क्या है कि सर्वांगीण वर्ग समूह का क्या मतलब होता है? सर्वांगीण सर्वांग मतलब एक प्रकार से जो एक्सक्लूसिव टाइप का पार्ट होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सभी में मान्य हो, सभी में मान्य वर्ग हो। अर्थात जब भी हम कोई कैटेगरी का नाम लें तो वो सर्व रूप से मान्य हो। जैसे हमने बताया नहीं कि जब हम वीमेंस की बात कर लेते हैं, औरतों की बात करते हैं, तो वहां पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सी, जैसे पढ़ी लिखी वुमेन की बात हो रही है, या लिटरेट, इलिटरेट, या रूरल जो वुमेन्स हैं या अर्बन वुमेन्स हैं, तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस चीज को क्लियरिटी करना होता है कि उसका क्या है, मतलब वहां पर क्लियरिटी होना चाहिए। दूसरी चीज है वर्ग समूहों का एकांतिकता। ठीक है, एकांतिकता, एकांतिकता का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये देखो एक्सक्लूसिवनेस, यानी ये तीन पार्ट जो यहाँ पर जो अस्पष्ट है, सर्वांगीण है, एकांतिक, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। एक्सक्लूसिव कैटेगरी, एक्सक्लूसिव कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये क्या तात्पर्य क्या दिखाने का काम करता है, इसका मतलब हो गया कि जब हम वर्ग समूहों को बनाने का काम करते हैं तो जो मीनिंग रखा जाए, जो उनकी मीनिंग रखा जाए, वही अर्थ स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। जो भी हम मीनिंग रखते हैं, जो मीनिंग उसका रखा जाए वो एकांतिक रूप से, जैसे एक हम इस पर अगर एग्जाम्पल में कहें, मान लीजिए आपने धर्म की बात की, ठीक है, आपने धर्म को क्लासिफाइड करने का कार्य किया, जैसे उसको एक्सक्लूड, यहाँ पर एकांतिक मतलब क्या हो गया, मतलब उसके लिए एक ही टर्म का प्रयोग करें, बात वही है, उसी को स्पष्ट करने का, उसी को सर्वांगीण कहने का हुआ। जैसे हमने कहा धर्म की बात, ठीक है, अब धर्म में हमने कहा जैन धर्म की बात कर दिया, ठीक है, अब जैनों में हमने श्वेतांबर, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर की बात कर लिया मान लीजिए, तो दिगंबर और जैन धर्म, और फिर बाद में नीचे लिख दिया दिगंबर भी, तो जैन, दिगंबर, पारसी, यहूदी, ठीक है, इस्लाम, हिंदू। तो भाई जैन और दिगंबर क्या अलग हैं, क्योंकि दिगंबर भी तो जैन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या हमने कहा पारसी, और पारसी कहने के बाद क्रिश्चियन, ईसाई कह दिया, और ईसाई के बाद में कैथोलिक, बैप्टिस्ट, मेथडिस्ट, इस प्रकार के। तो दीज आर द पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, वो उन्हीं के तो पार्ट हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये अपने आप में एकांतिक नहीं, यानी किसी भी जो भी हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसके लिए एकांतिक एक ही शब्द का प्रयोग हो, एक्सक्लूसिव वर्ड का प्रयोग हो, उसका सब डिवीजन ना करें। और अगर सब डिवीजन करते हैं तो सभी चीजों के उप सब डिवीजन करने की बात आ जाती है, ठीक है, मतलब अगर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं तो सब क्लासिफिकेशन वहां पर स्टार्ट हो तो सबका होना चाहिए। तो इसीलिए वर्ग समूह यानी वर्गों का एक समूह, सर्वांगीण वर्ग समूह, अर्थात ऐसा हो कि जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली समस्त चीजें एक साथ में जोड़ दी जाएं, ठीक है, ऐसा हम क्लासिफाइड करें ताकि वो अपने अंदर में आने वाले सभी वर्ग को इंक्लूड करता हो। दूसरी चीज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं छात्रों, इनको आपको देखो घबराना नहीं है। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, आपको आराम से चीजों को समझते हुए चलना है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आता है वहां पर छात्रों, तो आप देखते होंगे कि वहां रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं एनटीए नेट के अंदर में या हायर एजुकेशन के अंदर में। मैं छोटा सा आपको ये भी बता दूं, शुभ सूचना क्या है कि हायर एजुकेशन के जो भी हमारा पुराना आयोग था, वो आयोग 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो उच्चतर शिक्षा आयोग है, ठीक है। और जब वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है उसका कार्यकाल, तो इसका मतलब हो गया कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे आपने प्राचार्य की वैकेंसी सुना होगा कि वो उसके लिए डेट वगैरह सब डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना के कारण थोड़ा अब वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जो एक बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, वो आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तक वो देने की पूरी संभावना ऐसी लग रही है, ठीक है ना। तो कई कारण है इसको मैं स्पष्ट रूप से, और दूसरा आप जान रहे हैं कि चुनाव भी सामने है, तो जैसे ही चुनाव के माहौल आते हैं सारी वैकेंसियों की बाढ़ आ जाती है छात्रों। तो अब आप ये है कि जानते हैं यहाँ हमारे देश में सब काम चुनाव के हिसाब से चलते हैं, या तो कोई महामारी आ जाए तो उस हिसाब से चलने लगता है, और या तो फिर चुनाव जैसी स्थिति बन जाए तब चलता है। तो यहाँ चुनाव की स्थितियां भी सामने हैं, ठीक है, और इस महामारी के जैसे ही थोड़ा सा इससे मुक्ति मिलती है, थोड़ा सा जैसे ही हम इस पर अपना
विजय प्राप्त करते हैं। विजय क्या मतलब, जैसे हम इनसे बच के निकल पाते हैं वैसे ही समझिए इनकी सबकी स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा नए आयोग का या उनकी प्रक्रिया का। सब कुछ पुराने पैटर्न पर ही चलेगा जैसे अब तक का पेपर आया हुआ है। तो भाई जो छात्र नेट नहीं पास है पहले तो वो फटाफट नेट पास होने के लिए सोचें, और जो लोग पास हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नेट है जेआरएफ के लिए सोच रहे थे, वो जेआरएफ के लिए सोचें। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट है कि वो ये सब चीजें वहां क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर जाकर के हायर एजुकेशन का देख लीजिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन वहां पर आते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट अगर हो चुका तो इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए आप नेट और पीएचडी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने, देन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ठीक है। तो आप इनको चीजों को समझते हुए चलिए और घबराने की जरूरत नहीं। रिसर्च स्कॉलर बनेंगे तो भी ये चीजें काम आएंगी। अब अगर आप जान लिए रिसर्च कर रहे हैं और आप डेटा कलेक्ट करके बैठे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्लासिफाइड करना है, कैसे क्या, तो अगर आप इस लेक्चर को एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा और आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। और पूरे सीक्वेंस से इस लेक्चर को पढ़िए। हमारे रिसर्च के कई पार्ट हैं, 16, 17, 18 लेक्चर इस पे रिसर्च पे मैंने दिए हुए, पूरे पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई स्थायित्व का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि जब हम क्लासिफाइड करें तो हमें उसका एक निश्चित मान होना चाहिए, मतलब अस्थायी रूप से होना चाहिए। अस्थायी रूप मतलब हो गया कि जो भी हम जिस भी गुण के आधार पर हमने उसको क्लासिफाइड किया, उस गुण को अंत तक उसी रूप में माना जाए, ठीक है, उस गुण को उसी रूप में माना जाए। अस्थायी वर्गीकरण का मतलब हो गया कि ये है कि जब भी हम क्लासिफाइड करते हैं, जब भी चीजों को किसी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनको अंत तक उसी रूप में माना जाए। अस्थायित्व तो होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात कभी कुछ और कभी कुछ ना माना जाए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने कहा कि विवाह की उम्र कुछ रखा है आपने, तो विवाह की उम्र को निश्चित माना जाए, ठीक है। या आपने कोई भी एक फिक्स डेटा ले लिया तो वो डेटा फिक्स कहा जाए, क्योंकि अगर बार बार डेटा को चेंज करते हैं आप, ठीक है, जैसे कार्यकारी जनसंख्या, तो उसकी अगर आपने फिक्स कर दिया तो वही माना जाए। बार बार चेंज करने से फिर क्या होगा कि वो जो आपका क्लासिफिकेशन वो सही नहीं आएगा। और वर्गीकरण एक निश्चित सिद्धांत पर होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण अगर हम करने चल रहे हैं तो वो हमारे पास में जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो क्या है, एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो निश्चित सिद्धांत पर आधारित हो गया मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करिए कोई रिसर्चर है और वो रिसर्चर क्या कर रहा है कि वो इस बात का अध्ययन करना चाह रहा है कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इम्पैक्ट को अगर वो निकाले, आजकल देखते होंगे तमाम वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी इस प्रकार के सवाल। तो जब हम सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि जब हम उनको क्लासिफाइड करने की बात, तो हमारे पास में क्या है, एक निश्चित थ्योरी पर हम काम करें। जैसे मान लीजिए सपोज कर, निश्चित थ्योरी का मतलब अगर हम उसके फंक्शनल पर एस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हैं तो उनके फंक्शनल एस्पेक्ट को एक किनारे करें, और अगर हम उनके डिसफंक्शनल को करें तो डिसफंक्शनल को अलग अलग करें। फंक्शनल में डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल में फंक्शनल, इस तरीके से करने से अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो वास्तव में उनको अंतिम रूप से हम उनके अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उससे निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कि अंत में निष्कर्ष क्या निकला। तो इसीलिए जब हम प्रकारों की बात करें तो प्रकारों की लिस्ट अलग होना चाहिए, दुष्प्रकारों की लिस्ट अलग होनी चाहिए और अकारियों की लिस्ट अलग होना चाहिए। यानी फंक्शन, डिसफंक्शन और नॉन फंक्शन की लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, उनके सिद्धांत अलग अलग होने चाहिए। अगर मिक्सअप हो जाते हैं तो वहां पर दिक्कत आएगी, यानी उनका क्लासिफिकेशन फिर सही नहीं हो पाएगा। अब इस प्रकार जब हम वर्गीकरण करते हैं छात्रों, तो वर्गीकरण करने के लिए, यानी अगर हम क्लासिफाइड करने का काम करते हैं तो वर्गीकरण के कैसे प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या है टाइप्स। हम इनको दो पार्ट में, जब भी हम डेटा लेकर के आते हैं तो एक वर्णात्मक तथ्यों के आधार पर हम क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। वर्णात्मक मतलब ये हो गया वो खुद ही बताने का काम करते हैं। वर्णात्मक तथ्य का मतलब ये हो गया कि जब हम कुछ गुणों के आधार पे, कुछ वर्चू हैं गुणों के आधार पर, ठीक है, तो उनको कैटेगराइज करने का काम करते हैं। तो गुणों के आधार पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जैसे लिंग, आयु, जाति, धर्म, शिक्षा, ठीक है, मेल, फीमेल, इस तरीके से अगर हम उनको भिन्न भिन्न पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनके डिफरेंट वर्चू के आधार पर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, मतलब उनके वर्णन के आधार पर, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर अगर हम उसके कई पार्ट बनाने का काम करते हैं
तो वो हमारे वर्णनात्मक तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि मेल है, फीमेल है, शिक्षित है, अशिक्षित है, विवाहित है, अविवाहित है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके हम डिवीजन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक जो भी जब वर्णनात्मक होता है तो वर्णन का मतलब हो गया कि हम कैसे करेंगे, उनके गुणों के आधार पर। तो एक प्रकार का देखा जाए तो ये गुणात्मक किस्म का होता है। ठीक है, जो वर्णनात्मक है ये कैसा होता है, ये उनके गुणों के आधार पर उनको हम किसी विशेष शब्द के नाम से उनको एक भिन्न भिन्न समूहों में, स्तंभों के रूप में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित। संख्यात्मक तथ्य का मतलब क्या हो गया, जैसे अब आपने कोई गुण ले लिया लेकिन उसमें कितनी संख्या है। संख्यात्मक जो तथ्य का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सपोज करिए, मान लीजिए आपने आयु की बात की, ठीक है, तो आयु के आधार पर आपने उसमें संख्या ले लिया, यानी 10 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमें 5 वर्ष वाले की जरूरत नहीं है, 15 वर्ष वाले की जरूरत नहीं, यानी 15 से लेकर आगे किसी की जरूरत नहीं है, और 5 से नीचे 6 से नीचे वालों की जरूरत नहीं है। हमने एक फिक्स्ड कर दिया 6 to 14। तो एक ये क्या हो गया, एक संख्यात्मक हो गया। इसको जब हम इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो वो संख्यात्मक हो गया। जैसे आय की जगह पर हम आय भी ले सकते हैं, 10,000 से ऊपर आय वाले, ठीक है, 20,000 से ऊपर आय वाले, या इस तरीके से एक इनकम की बात हम कर दें। फर्टिलिटी रेट को अगर हम लोग कर दें कि 2.3 होना चाहिए, या जैसे भारत में कहा गया कि अगर भारत में फर्टिलिटी रेट 2.2 रहेगी तो भारत की जो फर्टिलिटी यानी कि प्रति जो वुमेन है वो 2.2 अगर फर्टिलिटी रेट रहती है तो भारत में क्या रहेगी, जनसंख्या अस्थायित्व रहेगा। जनसंख्या अस्थायित्व मतलब हो गया यहाँ जनसंख्या ना घटेगी और ना ही बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ पर बात रखी गई। मान लीजिए अभी जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो भी हम आगे चल करके कंप्लीट करेंगे, तो पॉपुलेशन पे सारे लेक्चर बनेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों के एग्जामिनेशन अभी आगे चल भी रहे, टेस्ट देते रहिए और साथ ही साथ में इन चीजों को पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम जब संख्यात्मक तथ्यों पर करते हैं, है तो संख्या के रूप में, लेकिन संख्या में भी दो चीजें हो सकती है, या तो एक परिमाणात्मक हो सकता है और या गुणात्मक हो सकता है। यानी संख्याओं को भी हम दो आधार पर ले सकते हैं, एक गुणात्मक वर्गीकरण उनका कर सकते हैं और दूसरा उनका हम परिमाणात्मक वर्गीकरण कर सकते हैं। अब गुणात्मक मतलब क्या हो गया, जब हम उनके किसी गुण के आधार पर उनकी संख्या, जैसे ऐसे व्यक्तियों की संख्या, कोई भी मान लीजिए गुण है, जैसे साक्षरता और निरक्षरता, ये दो गुण के आधार पर अब हम लोग करते हैं। तो जब हम गुण कर रहे हैं तो गुणों में कई प्रकार के गुण हो सकते हैं, या तो एक मतलब जैसे मेल फीमेल, ठीक है, साक्षर निरक्षर, तो ये क्या होता है, ये उसका द्वंद्वात्मक रूप है, यानी इसको हम कहते हैं डाइकोटॉमी। तो डाइकोटॉमी या सिंपल क्लासिफिकेशन, तो डाइकोटॉमी या सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकता है, यानी गुणात्मक का एक पार्ट है डाइकोटॉमी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है किसमें, जैसे यही है, निम्न में से कोई वर्गीकरण बता दिया, मेल फीमेल या साक्षर निरक्षर या इस तरीके से बता दिया, या स्वस्थ अस्वस्थ कुछ भी बता दिया, मतलब जस्ट उसका अपोजिट टाइप करे, और इसमें किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो उसमें लिख के आ गया डाइकोटॉमी आ गया, मैनीफोल्डेड हो गया, या डिस्क्रीट हो गया, या कंटिन्यूअस हो गया, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन है। तो अब आप तुरंत जान जाएंगे कि जब ऐसा है, मान लीजिए शिक्षित अशिक्षित की बात कर दिया, मेल फीमेल की बात कर दिया, जस्ट अपोजिट की बात कर दिया, तो उसको हम क्या करें, मतलब वो दो गुण हैं, भले संख्या के रूप में शिक्षितों की संख्या इतनी है, शिक्षितों की संख्या इतनी, क्योंकि है तो संख्यात्मक यहाँ संख्या। या मान लीजिए हमने शिक्षित है, कितने परसेंट शिक्षित है, कितने परसेंट अशिक्षित, तो शिक्षित और अशिक्षित दो गुण हैं, ठीक है, और लेकिन उस संख्या के आधार पर है, इसीलिए संख्यात्मक है, लेकिन उनमें गुणों के आधार पर द्वंद्वात्मक वर्गीकरण हुआ। अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी कि क्या है। दूसरी चीज है, उसी संख्या में कभी कभी एक ही गुण की ना बात होकर के बहुगुणी वर्गीकरण किया जाता है, जिसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि जब हम उसके कई चरणों की बात करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई मान लीजिए कि ये मेल है और ये फीमेल है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में मेल एक हो गया और एक फीमेल हो गया। अब उसमें कह दिया कि भाई ये रूरल है और अर्बन है, फीमेल है तो वो कहाँ की है, रूरल है अर्बन है। फिर उसमें हमने कह दिया कि भाई ये मैरिड है या अनमैरिड है, ये मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ मैरिड है या अनमैरिड।
यानी इसको हम कई प्रकार से कई फोल्डर में अगर हम करते हैं तो वो मैनीफोल्ड, ठीक है, मैनीफोल्ड यानी बहुगुणी, उनके कई गुणों के आधार पर अगर हम उनको वर्गीकृत करते हैं। अब इसमें कई हो गए, अब ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, लास्ट की जितनी भी संख्या अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो इस वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। ये सारी संख्याओं का योग इन और इस वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी ये लास्ट के सब इसके बराबर में है और ये सब इसके बराबर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मैनिफोल्डेड क्लासिफिकेशन। इसको इसके माध्यम से जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तो एडिटिंग जब आपने कर लिया तो ये क्या है, इसके माध्यम से आप क्रॉस चेकिंग भी करते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करने का भी काम करते हैं कि आप जो भी क्लासिफिकेशन किए वो सही है या नहीं। अब दूसरी चीज है कि जब भी हम संख्यात्मक तथ्य पर हैं, संख्याओं की तो बात हो गई कि संख्या के आधार पर हमने लिखने का कार्य कर दिया, लेकिन इन संख्याओं के आधार पर कभी कभी केवल परिमाणात्मक वर्गीकरण की बात आ जाती है, ठीक है। तो परिमाणात्मक वर्गीकरण का मतलब ये हो गया कि हम केवल उनकी संख्या लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए कि कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या, अब हमने कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या की बात कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या की ही बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों के गुणों जैसी कोई बात नहीं है कि कक्षा में फर्स्ट क्लास विद्यार्थियों की संख्या, सेकंड क्लास विद्यार्थियों की संख्या, थर्ड क्लास विद्यार्थियों की संख्या, ये है तो परिमाणात्मक, लेकिन जब ऐसी बात करेंगे तो वो गुणात्मक कहलाएगा। लेकिन जब हम ओवरऑल सबको केवल कक्षा 1 में विद्यार्थियों की संख्या की बात करने लगे तो ये केवल और केवल परिमाणात्मक वर्गीकरण होगा। छात्रों बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप चीजों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है, कोई उसमें हड़बड़ी की बात नहीं है कि कहीं पर कुछ ऐसा है। तो जब हम केवल संख्या की बात करेंगे, उसमें किसी प्रकार के गुण की व्याख्या ना करें, वो केवल परिमाणात्मक वर्गीकरण होगा, यानी संख्या के अंतर्गत परिमाणात्मक। लेकिन जब हम उसी संख्याएं तो हैं लेकिन उसमें हम बताएं उनके गुण की भी कि भाई इसमें जो है जातिगत आधार पर या परसेंटेज के आधार पर या टॉपर के आधार पर, मतलब कोई गुण के आधार पर अगर हम उसको क्लासिफाइड करें उस संख्या को, तो वो गुणात्मक वर्गीकरण हो जाएगा। अब वो एक गुण है, ठीक है, एक वर्चुअल मतलब अपोजिट गुणों के आधार पर मिनिमम 2 गुण होंगे तभी तो क्लासिफाइड होगा। तो यानी कि अगर 2 उसके फर्स्ट क्लास और उसके बाद में बाकी सब, तो फर्स्ट क्लास से ऊपर और बाकी सब विद्यार्थी में तो 2 गुण हो गया। लेकिन अब उसी में ये कहते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो इसका मतलब वो बहुगुणी हो जाएगा, ठीक है। अब आप या पास और फेल के आधार पे कहते हैं तो पास मतलब पास है, ये द्वंद्वात्मक हो जाएगा, पास फेल तो ये गुण है, ठीक है, तो ये द्वंद्वात्मक होगा। लेकिन उसमें कहते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ये बहुगुणी हो जाएगा। और जब ये कहते हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो ये परिमाणात्मक केवल हो जाएगा। और परिमाण में भी, या जैसे परिवार की संख्या, मतलब आप परिवार की संख्या, तो परिवार क्या हो गया, परिवार की जो संख्या हो गई वो केवल परिमाणात्मक है। परिमाण में हमने ये नहीं कहा, अगर हम कह देते कि आपके परिवार में 6 वर्ष से नीचे बच्चों, 6 वर्ष से नीचे लोगों की संख्या कितनी है, परिवार में 60 वर्ष से ऊपर लोगों की संख्या कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमाणात्मक हो जाएगा, मतलब परिमाण के साथ साथ में गुणात्मक हो जाएगा। लेकिन जब हम केवल कहें कि परिवार में लोगों की संख्या, हम ये सब ना बताएं कि छोटा बड़ा या किसी भी कैरेक्टर, तो वो केवल परिमाणात्मक होगा। और उसको हम खंडित और अखंडित 2 पार्ट, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा गया हुआ क्वेश्चन, अब इसको आपको ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे गया, तो आप देखिए, क्योंकि देखो छात्रों पढ़ने से पढ़ लीजिए और सब समझ में आ जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते समय देखिए, खंडित यानी इसको डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। तो जब भी अगर डिस्क्रीट सीरीज होगा, खंडित सीरीज होगा, तो ये पूर्णांक में होती है, यानी डिस्क्रीट सीरीज जो है कभी भी खंडित जो होती है, नाम तो खंडित है लेकिन कभी भी ये खंडित नहीं होती है, हमेशा पूर्णांक में होती है। तो ये क्लियर है, बड़ा मतलब जो है ये कभी कभी तमाम विद्यार्थी जब ये क्वेश्चन आता है खंडित सीरीज पूर्णांक में होती है या अपूर्णांक में होती है या मूल्यों में हो सकती है, या कुछ उन्होंने दे दिया निम्न में से किसी खंडित श्रेणी खंडित सीरीज में रखा जा सकता है, 2.5, 2 लीटर 5 ऐसा करके दे दिया उसमें, ठीक। तो जब भी अगर हम खंडित श्रेणी अगर है, अगर हम कोई खंडित श्रेणी का बना रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज बनाने का कार्य कर रहे हैं, खंडित श्रेणी बनाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया हमें फुल संख्या, जैसे हमने कहा इस मोहल्ले में परिवार की संख्या कितनी है, तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा कि इस परिवार में 5 हैं, इसमें जो है 6 हैं, इसमें 7 हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते हम इनके यहाँ 5.2 लोग हैं,
ये नहीं कहेंगे, ठीक है। फुल यानी है तो है और नहीं है तो नहीं है। इस तरीके से जब बात होती है तो उसको हम खंडित त्रिणी कहते हैं, यानी उसका हम खंडित नहीं कर सकते हैं। यहाँ खंडित त्रिणी का मतलब हो गया उसको हम खंडित नहीं कर सकते, पूर्णांक में होती है। इसका मतलब हो गया कि दो मूल्यों के मध्य में बिल्कुल अंतर होता है, दोनों मूल्य अलग अलग, या तो 2 होते हैं या 3। ये 2 दशमलव कुछ नहीं होता, यानी 2 होगा या तो 3 होगा, 2 दशमलव कुछ जैसी चीज नहीं होती है। दो अलग अलग वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। कोई भी चीज है, जैसे कोई भी चीज अगर आप रन किसी ने बनाया 5 रन बनाया तो 5 रन, अब कहते उसने 5.5 रन बनाया तो या तो 5 रन बनाएगा या 6 रन बनाएगा, लेकिन वो 5.5 रन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इसी तरीके से कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम अलग अलग पार्ट में न रखें, एक ही पार्ट में रखें। दूसरी चीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आपने ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी इसको हम अखंडित, ठीक है। कॉन्टिन्यू रहता है, अखंडित रहती है, इसमें निरंतरता होती है और इसको हम क्लास इंटरवल के रूप में रख सकते हैं। तो जब कोई क्लास इंटरवल, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से। तो 0 से 5 मान लीजिए आपके गांव में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या, तो वो मान लीजिए 20। तो 5 से 10 की संख्या 30, 10 से 15 की संख्या ये भी 30, या 15 से 20 की संख्या 40। इस तरीके से जब अगर रखा जाए तो ये क्या है, ये अखंडित है। अखंडित का मतलब यहाँ पर कंटिन्यू है, 5 के बाद वालों की भी संख्या आगे दी गई, यानी मूल्य में निरंतरता। यहाँ पर यही नहीं कि हम ऐसे ही बच्चों का ले रहे हैं कि जो ऑडिपल टाइप के बच्चे, उसके आगे भी बच्चों का जो है प्ले ग्रुप, गेम ग्रुप, सारे ग्रुप के बच्चों का हम एक क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो ये क्या है, इसको हम क्लास इंटरवल वाली श्रेणी कहते हैं। या इसी को हम वेट वगैरह में कर सकते हैं, इतने से इतने वेट वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा भाई छात्रों कि क्या क्या पार्ट हुए। जब हम क्लासिफाइड कर दिए, यानी कि डेटा लेकर आए, एडिट कर दिए, मतलब जो उसमें गंदगी थी उसको निकाल दिए, क्लाट छांट दिए। उसके बाद में फिर क्या, उनके गुणों के आधार पर हम उनको क्लासिफाइड कर दिए, वर्गीकृत कर दिए। अब वर्गीकृत करने के बाद में जब वर्गीकरण हो जाता है तो अब हम उनका करते हैं कोडिंग। तो थोड़ी देर और 5 मिनट पढ़ लेते हैं, बस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो देखो कोडिंग की बात क्या किया जाएगा, कोडिंग किसे कहेंगे, ठीक है। कोडिंग का मतलब हो गया कि संकलित जो तथ्य हैं, संकलित तथ्यों को शोध विषय के अनुसार अर्थपूर्ण अर्थों में वर्गीकृत करने के पश्चात, यानी उनको मीनिंगफुल, उनके कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाइड आपने कर लिया, और उसे अधिक सूक्ष्म और संक्षिप्त करने की कला, कि उनको जो अलग अलग इतने बहुत ज्यादा बड़े संख्या में लिखे गए हैं उनको छोटे छोटे कोड में कर लिया जाए, कि ताकि एक छोटे से पार्ट में बिल्कुल हमको जो है फैक्चुअल डेटा के रूप में उनका गुण ना यहाँ पर दिखाई पड़े, बस एक फैक्ट के रूप में, केवल पॉइंट के रूप में वो दिखने लगे, नंबर के रूप में दिखने लगे, ठीक है, या अंकीय रूप में दिखने लगे। उस कला को ही हम संकेतीकरण कहते हैं। अर्थात इससे क्या हुआ कि जो संकलित तथ्य हैं उनको अंकीय रूप में, नंबर रूप में परिवर्तित करके गणना की जा सके। भाई हम जो भी डेटा है, अभी तक फैमिली लिखा था, गुण लिखा था, जैसे जब आप एक क्वेश्चनर लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल आप बनाते हैं, ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं भाई छात्रों, तो वही तो लेकर के जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े प्रश्न लिखे रहते हैं, सारे प्रश्नों पर टिक लगे रहते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपको पता है कि प्रश्न संख्या 1 कौन सी है, वो पता है, वहां पे दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 कौन सी है, प्रश्न संख्या 3 कौन सी है, 4 कौन सी है, ऐसे ऐसे डॉट डैश करके मान लीजिए 75 क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ठीक है, कोविड-19 पे। अब आपने कहा कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि 2 मोहल्लों का, एक शहर में जाते हैं, गांव के मोहल्ले का स्टडी करते हैं, शहर के मोहल्ले की और गांव के विलेज की स्टडी कर लिया, मान लिया आपने, यहाँ से 150 फैमिली ले लिया, यहाँ से 150 में, यही सवाल लेकर के इनसे आपने 150 फैमिली से पूछना, तो एक नंबर वाले ने क्या बताया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपने बताना शुरू किया। एक वाले ने, आपने इसके सामने 4 विकल्प रख दिए, 1 2 3, इसने कहा 4, इसने कहा 3, इसने कहा 2, इसने कहा 1, फिर 4 3 2 1 3 4 2, ऐसे इस तरीके से ये करके हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि जब इस प्रश्न को लेकर के जा रहे थे तो यहाँ पर एक पेपर के रूप में बाकायदे ये क्वेश्चनर थे ऐसे, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ आए तो वो क्वेश्चन गायब हो गया, केवल नंबर के रूप में आ गया 1। वो ऑप्शन जो बड़े बड़े लिखे गए थे वहां पर केवल आ गया या तो ए, या तो बी, या तो सी, या 1 2 3 4।
अब आप आसानी से क्या कर रहे हैं, ये कोडिंग कर दिया आपने, यानी प्रश्न संख्या 1 हो गई, एक मतलब प्रश्न संख्या 1 वो कोड हो गया, और आपने उसके विकल्पों को जो बड़े बड़े लिखे गए थे, उनकी बातें लिखी गई थी, उनको सिर्फ वो ABCD या ऐसा कुछ आपने डाल दिया, नंबरिंग कर दिया, वहां पर क्वेश्चन नंबर डाल दिए, उनकी संख्या डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन पर लोगों की इसमें रूरल में क्या प्रतिक्रिया रही और इसी क्वेश्चन को अर्बन में क्या प्रतिक्रिया रही, आप इस आधार पर कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो नंबरिंग आपने किया ABCD 1 2 3, दिस इज कॉल्ड द कोडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा छात्रों, यही काम कंप्यूटर पर एक जटिल प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो कई विद्यार्थी इससे बहुत घबरा जाते हैं, जबकि इसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको इस तरीके से बनाने की जरूरत होती है। तो कभी भी आप जब बड़े लेवल पर जाते हैं 150, तो 150 तो लाइन आप लिख नहीं सकते हैं, उसको एक्सेल में लिखना पड़ेगा कंप्यूटर में, लेकिन आप 150 की जगह 15 तो लिख ही सकते हैं। तो आप 15 लिख करके अपने एक चार्ट पर बनाइए डेटा को, ठीक है, पहले अपने खुद चार्ट पे बनाइए, आप एक चार्ट बनाइए, और 15 वाला डेटा जैसे बना है इसी प्रकार का डेटा अपने कंप्यूटर में एक्सेल में डाल करके चाहे 150 बनाइए और चाहे 1050 बनाइए, वो आपके ऊपर निर्भर है, जितना डेटा लेकर आएंगे उतना आपका बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे छात्रों कि ये कोडिंग क्या, क्योंकि बिना कोडिंग करे आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब तक आप कोडिंग नहीं करेंगे तब तक आप उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोडिंग करके तब उसको सारणीबद्ध करने का काम करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग करने के बाद में ही हमेशा जो टेबुलेशन करेंगे आप कोडिंग के बाद में करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अब कोडिंग करके आपने उसको टेबुलेशन में कर दिया, तो टेबुलेशन अब आगे करेंगे, और उस टेबुलेशन को करने के बाद में अब आप वहां पर मीन मीडियन प्रयोग करके और कोरिलेशन का प्रयोग करके उनके अर्थ को जान जाते हैं। तो ठीक है छात्रों, ये समझ गए। तो भाई ये जो कोडिंग है ये देख लेते हैं, ये कोडिंग जो मैंने अभी आपको बताई ये दो प्रकार की, एक प्री कोडिंग होती है, पोस्ट कोडिंग। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्री कोडिंग क्या है और आपका पोस्ट कोडिंग क्या है। तो ड्यूरिंग आर बिफोर क्वेश्चन आयर, जो आपकी प्रश्नावली है, क्वेश्चन आयर शेड्यूल है, आप उसके पहले जो कोडिंग कर लेते हैं कि भाई इसका हम कोड ये मानते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आपने कोडिंग जो भी बना लिया 1 2 3 4 ABCD जो भी चीजें बना लिया, यानी क्वेश्चन को बनाते समय जो आप कोडिंग करने का काम करते हैं, अपने मन में जो रखने का काम कर दिए, जो चीजें उसके लिए अंक दिया या जो भी चीजें, उसको हम प्री कोडिंग करते हैं। क्वेश्चन बनकर आपने सिंपल क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन लिख करके लेकर गए, उसके बाद में आपने उसके लिए जो कोड बनाया, यानी आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट होकर के आ गया, उस डेटा को छोटे से फॉर्म के रूप में लिखना है और उसके लिए जो आप उसको कोड के रूप में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहलाता है पोस्ट कोडिंग। तो पोस्ट कोडिंग क्या होता है, डेटा कलेक्शन के बाद की प्रक्रिया है, उसको एनालाइज करने के लिए ये किया है, तो आप पोस्ट कोडिंग। और डेटा कलेक्ट करने के लिए जब आपने ABCD 1 2 3 और इन सब चीजों का प्रयोग किया है तो उसको हम प्री कोडिंग कहेंगे। तो प्री कोडिंग और पोस्ट कोडिंग ये दो प्रकार से चीजें आ जाती हैं, इनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब प्री कोडिंग में आपने देखा नहीं होगा कि कभी कभी हम साइन का भी प्रयोग कर लेते हैं। आपने बताया नहीं कि मेल है कि फीमेल है या लिटरेट है, पढ़ा लिखा, या अंगूठा बना दिया, अंगूठा टेक, ये क्या है, ये प्री कोडिंग इसको कहलाएंगे, ठीक है। पोस्ट कोडिंग मतलब आपके पास डेटा आ चुका, उसको आपने अंकों में लिखना है, 1 2 3 4 1 2 या जो भी रोमन अंक जो भी लिखना चाहते हैं, तो वो पोस्ट कोडिंग आ जाता है। अब मैंने बताया कि जब ये चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, सारणीयन करेंगे, यानी उसको आप टेबुलेशन करने का काम करते हैं। तो टेबुलेशन मतलब हो गया सारणीयन, तो सारणीयन या इसको हम सारणीकरण कहते हैं। तो सारणीयन का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर टेबुलेशन, कि जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा फील्ड वर्क के पश्चात, तो देखो जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा फील्ड वर्क के पश्चात, ठीक है। चलिए छात्रों, अब काफी लंबा एक वीडियो हो जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसको अब यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। टेबुलेशन का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। काफी लंबा लेक्चर हो जाने के बाद में आपको नोट राइट डाउन करने में भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका पढ़ना लिखना तभी अच्छा है जब आप जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं उनको अपने हिसाब, अपने कोड में, अपने तरीके से जब आप एक छोटा सा ब्रीफिंग नोट अच्छा सा बना लेते हैं, और ताकि आपको जब भी हो, और चूंकि जब ये बन जाता है तो इस पर जानते ही हैं आप लोग, ऑनलाइन क्लास के बाद में मैं टेस्ट कराता हूं, उसी टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए, और जैसे ये क्वेश्चन निकल के आएंगे और अगर आपने अच्छे से समझा तो वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ठीक है छात्रों,
और अगर भाई देखो, एक छोटी सी गुजारिश और रिक्वेस्ट मेरी ये रहती है कि वीडियो अगर अच्छा लगे करे तो आप लोग जो है लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। ये सब करना से क्या होता है कि मतलब एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि ठीक है, आपने पढ़ा और आपको लगा कि आपके काम की चीजें हैं, और तब एक प्रमोशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू छात्रों।